हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे साइंस क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका क्या वर्क होता है। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है और इसमें न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन होता है और इसमें एक लिक्विड होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस, इसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले की थी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। इसे हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है, इसको हेडक्वार्टर कहा जाता है। जैसे स्कूलों में प्रिंसिपल होता है, सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वैसी जो न्यूक्लियस होता है, सेल में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए हेडक्वार्टर ऑफ सेल कहा जाता है केंद्रक को। नॉर्मली जब हम केंद्रक को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है। उसको देखने के लिए हमें उसमें कुछ केमिकल डालना पड़ता है। ठीक है, तो हम किसकी मदद से उसको देख सकते हैं, सैफरनिन के कुछ ड्रॉप डाल के हम न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। आयोडीन और मिथाइलिन ब्लू, इनका एक दो ड्रॉप डाल के हम न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो इन केमिकल की सहायता से हम जो न्यूक्लियस है उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, डबल लेयर कवरिंग होती है। न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। यही मेन डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें एक लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। जो ये मेम्ब्रेन होती है, इस पे पोर होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ के न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म में ले जाते हैं और वहाँ से साइटोप्लाज्म को इसमें लाते हैं। तो इन पोर की सहायता से इसमें जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म से इसमें आता है, एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, क्रोमेटिन होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्रोमेटिन होता क्या है। क्रोमेटिन को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे माला होती है, तो उसमें क्या होता है, दाने होते हैं, धागा होता है, दाने होते हैं, धागा होता है, दाने होते हैं, धागा होता है। तो इसको हम क्रोमेटिन मान सकते हैं। इसमें जो धागा है वो हमारा डीएनए होता है और जो ये दाने हैं ये प्रोटीन होता है। प्रोटीन धागे को क्या करता है, मतलब प्रोटीन जो होता है वो डीएनए को पकड़े रहता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये हमारा क्रोमेटिन हो गया। जब सेल डिवीज़न होता है, कोशिका विभाजन होता है कोशिका में, तो जो ये प्रोटीन होता है ये पास पास आ जाते हैं और एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। प्रोटीन पास पास आ जाते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसी में हमारा डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टर हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से आते हैं, वो डीएनए के थ्रू हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है डीएनए को। डीएनए में जो क्या होता है, क्रियात्मक खंड होता है, ठीक है, एक्टिव सेगमेंट होता है, उसे जीन कहते हैं। देखो क्रोमोसोम में डीएनए होता है और डीएनए में जीन होता है। ठीक है, जीन क्या होता है, जो डीएनए में एक्टिव सेगमेंट होता है, मतलब क्रियात्मक समूह जो डीएनए में होता है उसे हम जीन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी है, जितनी भी सेल में एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस। ये सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है
और इसमें पोर पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्म को अंदर बाहर ले जाता है। ये न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, और इसी में हमारा डीएनए और प्रोटीन होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के अंदर होती है। नॉर्मली प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर होती है और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हिंदी में कोशिका झिल्ली कहलाती है। आफ्टर मोस्ट लेयर, ये मेम्ब्रेन ये क्या होती है? आफ्टर मोस्ट लेयर होती है एनिमल में। एनिमल सेल जो होती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल में सबसे बाहर होती है सेल वॉल। सेकंड पॉइंट है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। देखो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सेमी परमेबल है, लेकिन ये सेमी परमेबल नहीं होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। यह चीज़ों को क्या करती है? सेलेक्ट करती है। ये मेम्ब्रेन है, बाहर से कुछ भी आ रहा है तो वो सेलेक्ट करेगी कि अंदर इसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। बहुत बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किससे मिलके बनी होती है, तो ये हमारे प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी होती है। ठीक है, अब इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट का। कोई भी चीज़ अंदर आ रही है, अंदर से बाहर जा रही है, ठीक है, तो ये इसका वर्क होता है। अब ये वर्क किसके थ्रू होता है उसको समझ लेते हैं। जो भी मूवमेंट होता है सब्सटेंस का इसके अंदर, वो 2 प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। ठीक है, जो डिफ्यूज़न होता है वो उसको हम हिंदी में विसरण कहते हैं। तो डिफ्यूज़न होता क्या है? कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन में आती है तो वो डिफ्यूज़न कहलाती है। मतलब कोई भी चीज़ अत्यधिक, मतलब जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम वाली जगह में आती है तो वो होता है डिफ्यूज़न। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब बाहर से आई ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आए, ठीक है, अंदर ऑक्सीजन की कमी है, अंदर ऑक्सीजन नहीं है, सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, बाहर ज़्यादा है, तो ये क्या करती है? बाहर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई हो गई ना, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर आई है, अंदर है ही नहीं, तो अंदर क्या है? लो है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाएंगे। किस प्रोसेस से? डिफ्यूज़न की प्रोसेस से। तो O2 अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही O2 अंदर आएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ CO2 बनेगा। CO2 बनेगा तो CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो अंदर ज़्यादा हो जाएगी, अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो ये टॉक्सिक होता है CO2। तो अंदर ज़्यादा हो गई तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा, तो ये O2 यहाँ से क्या आ जाएगा? बाहर। जो CO2 यहाँ बना, इसकी कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है तो ये अंदर से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूज़न। इसको एक और एग्जांपल से ईजिली समझ सकते हैं। जैसे ये कोई रूम है, ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे हमने कोई भी धूप होती है ना, धूप जला ली, इससे जो धुआं निकलेगा पहले यहीं पे रहेगा, ठीक है, धुआं यहीं पे रहेगा। हम बाहर गए, यहाँ दरवाज़ा लॉक कर दिया, थोड़ी देर में आए तो जो यहाँ पे धुआं था, धूप तो यहाँ पे जलाए ना, तो जो यहाँ पे धुआं था वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। पूरे कमरे में क्यों फैला? सबसे पहले जो वहाँ धुएं की कंसंट्रेशन थी यहाँ पे ज़्यादा थी, ठीक है। अब कंसंट्रेशन हाई टू लो जाता है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगा, तो यहाँ से ये कहाँ चले गया? पूरे कमरे में फैल गया। और कब तक फैलेगा? जब तक कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक ये पूरे कमरे में धुएं का जो लेवल होगा बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये धुआं फैलता रहेगा पूरे कमरे में, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्यूज़न। एग्जाम्पल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सेल, ये मैंने आपको बता दिया है। जो O2 की कंसंट्रेशन रहती है, पहले बाहर से लेते हैं ना हम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब लेते हैं तो सेल के अंदर कैसे जाती है? बाहर। O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हमने ली, सेल के अंदर कम है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। जैसे अंदर जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, CO2 बनेगी, CO2 की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाएगी और अंदर ज़्यादा होगी तो अंदर से बाहर आएगा,
ज़्यादा से कम की ओर और CO2 बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया डिफ्यूज़न। अब ऑस्मोसिस होता क्या है, ये भी एक टाइप का डिफ्यूज़न ही होता है। हम बोल सकते हैं ये एक टाइप का डिफ्यूज़न होता है, बट ये ओनली क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल में या सॉल्वेंट में बोल सकते हैं, सिर्फ उसमें होता है। तो इसमें होता क्या है, सेम प्रोसेस है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन होता है। तो जो सेल के अंदर वाटर का कंसनट्रेशन होता है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, तो वो कौन करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। इसको हिंदी में परासरण कहते हैं। ठीक है, परासरण में होता क्या है कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ये सेल है, ठीक है। अब सेल में अगर अंदर वाटर ज़्यादा है, ठीक है, और बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, अंदर से बाहर जो वाटर निकलेगा अंदर से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, मेंटेन जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, मतलब जब तक वाटर की कंसंट्रेशन दोनों जगह बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्मोसिस। अब जो ऑस्मोसिस होता है वो 3 टाइप का होता है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, अतिपराशरीय, समपराशरीय और अल्पपराशरीय। ठीक है, तो देखते हैं इसमें होता क्या है। हाइपरटोनिक एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, इजी एग्जांपल के थ्रू। नॉर्मली जो हाइपरटोनिक होता है, इसमें क्या होता है कि जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है सेल के अंदर ज़्यादा होती है। तो हम लेते हैं एक बीकर, ठीक है, इसमें वाटर लिया, क्या लिया, वाटर, प्लस इसमें सॉल्ट ले लेते हैं, वाटर प्लस सॉल्ट लिया। ठीक है, हमने क्या करा, वाटर की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं हम यहाँ कम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने उसमें सॉल्ट मिला लिया, तो वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब इसमें हम सेल डालते हैं, तो नॉर्मली हम नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। हम इसमें एक अंगूर डालते हैं, ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर डाल दिया, फूला हुआ रहता है। अंगूर के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है बाहर के पानी की तुलना में ज़्यादा होती है, मतलब अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये तीर के बता रहा है ज़्यादा है, ऊपर के लिए ना, तो वाटर का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, इस अंगूर से बाहर आएगा ना, अंगूर से बाहर आएगा। तो वाटर जब यहाँ से बाहर आएगा तो इस सेल के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा, जो ये अंगूर है सिकुड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर का वाटर बाहर आ गया तो ये अंगूर सिकुड़ जाएगी, और जिसे हम क्या कहते हैं, किसमिस कहते हैं। ठीक है, किसमिस हमारा तैयार हो जाएगा। तो सेल सिकुड़ जाती है जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम सेल को डालते हैं। ठीक है, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, आइसोटोनिक, ये समपराशरीय, मतलब समान होगा। वाटर लिया, नॉर्मल वाटर लिया अभी, ठीक है, इसमें सॉल्ट ऐड नहीं कर रहे हम, नॉर्मल वाटर लिया और इसमें ग्रेप्स डाला, अंगूर। ठीक है, अब देखो अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन सेम है, बाहर भी सेम है। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आता है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, जितने मॉलिक्यूल बाहर आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा सेल, मतलब जब अंगूर लाते हैं ना मार्केट से तो उसको पानी में भिगाते हैं तो क्या फूल जाती है, फट जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अंगूर जैसे रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो ये होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, अल्प पराशरीय सॉल्यूशन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मल वाटर लेते हैं, वाटर नॉर्मल लिया, इसमें कुछ ऐड नहीं करा, और जो हमने किशमिश बनाया था उस किशमिश को इसमें डाल देते हैं। ये हमारा किशमिश है बेचारा सुखड़ा हुआ। ठीक है, तो इस किशमिश को जब हमने इसमें डाला तो जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कहाँ ज़्यादा है, देखो जब किशमिश बना था अंगूर से तो अंगूर के अंदर का पानी बाहर आ गया था, तो अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है कम है, और जो बाहर है वो ज़्यादा है ना, क्योंकि नॉर्मल वाटर ले रखा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। अंदर क्या है, वाटर के अंदर कम है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, तो जो वाटर है बाहर से कहाँ चले जाएगा, अंदर चले जाएगा, किसमिस के अंदर चले जाएगा। तो जैसे हम
खीर में डालते हैं या हलवा में डालते हैं किशमिश को, तो वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? जितना भी वाटर वो अंदर ले सकती है, ले लेती है, ठीक है। और ये जो किशमिश रहती है फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि बाहर से पानी अंदर चले गया। अब तुम बोले कि किशमिश का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? देखो, जो अंगूर होता है, अंगूर की जो बाहर वाली लेयर होती है ना, पतली वाली लेयर होती है उसमें एक, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम करती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम करती है, तो उसके थ्रू वाटर इधर उधर जा रहा है, तो बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है हमारा ऑस्मोसिस का। तो आप सभी लोगों को समझ आ गया हो गया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और उसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। देखो डिफ्यूज़न आया ना, क्योंकि जो ऑस्मोसिस है वो डिफ्यूज़न का ही एक टाइप है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है, पर इसमें जो मेन डिफरेंस होता है, इसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर या अदर सॉल्वेंट, और इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं डिफ्यूज़न में। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका वर्क वही होता है कि जो भी सब्सटेंस सेल के बाहर से अंदर आता है उसको अंदर आने देना है, नहीं आने देना है, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ये सब काम करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटेक्ट करता है सेल को, ये इसका वर्क है ही। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।